वेरी गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। सीआरपीसी के रिगार्डिंग आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा हमारा प्री पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज मेन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हम लोग आज डिस्कस करेंगे सेक्शन 145 से लेके 148 ऑफ सीआरपीसी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसीज प्रोविजंस हैं और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनके पास ये पावर्स हैं कि वो किसी पर्सन के अगेंस्ट भी वो ऑर्डर पास कर सकते हैं। तो पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ये जो सेक्शंस हैं उन्होंने पावर दिए हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, कि वो इस सिचुएशंस में क्या ऑर्डर पास करना है क्या नहीं करना वो खुद डिसाइड करें। तो हम लोग बात कर रहे हैं आज कि ये जो सेक्शंस हैं 140 145 से लेकर 148 वो सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है, सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। जो हमने 144 के में किया था वो पब्लिक न्यूसेंस था, जहाँ पर एप्रीहेंडेड डेंजर था, तो वहां पर 144 में जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो जो ऑर्डर पास कर सकता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द पब्लिक पीस एंड जो है वो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन कर लिए वो 144 में पास करेगा। बट यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं 145 से लेकर 148, वो सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ही हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हेडिंग क्या है, जो मेन हमारी हेडिंग है डिस्प्यूट्स एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो 145 सेक्शन क्या कह रहा है, प्रोसीजर क्या होगा, वेयर डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड और वाटर टू कॉज ब्रीच ऑफ पीस। जहां पर लैंड और वाटर के में जो वो डिस्प्यूट पैदा होता है, क्योंकि नॉर्मल है गांव में भाई आज हमारी बारी है पानी लगाने की, तो ये हमारी जो बाउंड्री वो हमारी है वो आपकी नहीं है। तो नॉर्मली हर घर में ये नॉर्मली हमने देखा है या हर मोहल्ले में हमने देखा है ये डिस्प्यूट अराइज होता रहता है। आपने यहाँ पर जो है वो मेरी बाउंड्री में कैसे आप जो है वो एंटर कर गए, तो इस पर छोटी सी बात पे इतना डिस्प्यूट अराइज होता है कि वहां पर जो ब्रीच ऑफ पीस जो है वो एग्जिस्ट हो जाती है सोसाइटी में। उस सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए ये जो सेक्शंस है वो प्रोवाइड किए गए हैं एंड द पावर इज गिवन टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं बेसिक लैंग्वेज को। 145 क्या कह रहा है, अगर कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अगर सेटिस्फाइड हो जाता है किससे, पुलिस ऑफिसर ने अगर रिपोर्ट सबमिट की या कोई भी अदर इंफॉर्मेशन किसी पर्सन ने डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दे दी, और उस रिपोर्ट से अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड हो गया कि भाई ऐसी सिचुएशंस अराइज हो चुकी है जहां पर ब्रीच ऑफ पीस एग्जिस्ट हो चुकी है सोसाइटी में, लेकिन किसकी वजह से, क्योंकि वहां पर एक डिस्प्यूट जो था वो एक लैंड और वाटर का था, जहां उनकी बाउंड्री को लेकर था, और उस डिस्प्यूट के कारण जो है पीस को ब्रीच जो सोसाइटी में किया गया है किसी पार्टी द्वारा, तो वहां पर जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो ऑर्डर पास करेगा रिटन में एंड स्टेटिंग द ग्राउंड कि भाई मैं आपके अगेंस्ट क्यों ऑर्डर ले रहा हूं, क्यों आपके अगेंस्ट एक्शन ले रहा हूं, वो जो है वो मेंशन करेगा और दोनों पार्टी को रिक्वायर करेगा कि आप मेरी ऑफिस में आके मुझे अटेंड करो, और वो डेट मेंशन कर देगा, वो टाइम मेंशन कर देगा जिस दिन वो पार्टीज जिनके अगेंस्ट जो है वो ऑर्डर पास किया गया है, जब वो नोटिस पास किया जाएगा, वो पार्टीज उस दिन वो जो है वो पर्सन इन पर्सन और थ्रू प्लीडर वो है जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उसको उसके सामने वो अपेयर होंगे। और वहां पर मेंशन भी किया गया है एंड टू पुट इन रिटन स्टेटमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव क्लेम्स। वो जो है वो दोनों पार्टीज जिनको भी वो जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने, तो वो दोनों पार्टीज जो है वो अपने अपने क्लेम के लिए वो रिटन स्टेटमेंट जो है वो दायर करेंगी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने। सब क्लॉज 2 कह रहा है कि जो लैंड और वाटर है उसकी अगर हम इंटरप्रिटेशन की बात करें तो इसमें बिल्डिंग्स भी इंक्लूड होती हैं, मार्केट्स, फिशरीज, क्रॉप्स और अदर प्रोड्यूस ऑफ लैंड भी इसमें इंक्लूड होते हैं एंड द रेंट और प्रॉफिट ऑफ सच प्रॉपर्टी भी इंक्लूड होती हैं। तो अगर किसी सिटी में अगर किसी जो शॉप का रेंट को लेके झगड़ा आता है जिसकी वजह से आसपास के जो सारी शॉप्स हैं उसमें जो है जो पीस मेंटेन हो चुकी थी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, उसको ब्रीच किया जा चुका है पार्टीज द्वारा, तो वहां पे इमीडिएट एक्शन लेना जरूरी होता है, जिसके कारण जो 145 में दोनों पार्टीज जो है वो डिस्प्यूटेड पार्टीज हैं उनको कॉल किया जाता है कि आप मेरे ऑफिस में आके मुझे अटेंड करो एंड शो मी द कॉज कि भाई किसका राइट है किसका राइट नहीं है, राइट। तो आप अपने क्लेम आप दे सकते हो। थर्ड क्लॉज में मेंशन किया कि जो कॉपी ऑफ द ऑर्डर होगी सब क्लॉज 1 में 145 में वो थ्रू जैसे हम लोग समन सर्व करते हैं पार्टीज को वैसे ही हम उसको सर्व करेंगे एंड वन कॉपी शैल बी पब्लिश्ड एज बीइंग अफिक्स्ड टू सम कॉन्स्पिशियस प्लेस जहां पर डिस्प्यूट राइज हो चुका है। अगर वो किसी लैंड को लेके है या किसी वाटर को लेके है तो उस जगह पर जहां पर डिस्प्यूट है एक्चुअल राइज उसको जो प्लेस ऑफ अकरेंस है वहां पर वो हम लोग अफिक्स कर देंगे एक नोटिस, और दो बाकी नोटिस जो है वो हम लोग थ्रू जैसे हम लोग समन सर्व करते हैं पार्टीज को हम लोग सर्व कर देंगे, राइट। सब क्लॉज 4 क्या करी है, मजिस्ट्रेट जो है बेसिकली जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है shall then without reference to the merits of the claim or of any of the parties to the right to possess the subject of dispute
pursue the statement so put in here of the parties definitely immediately जो हम लोग बात करें at the first stage जैसे ही जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है उन्होंने नोटिस इशू किए हैं तो नोटिस इशू करने के बाद जो पार्टीज जब अपेयर होती हैं वो अपने अपने क्लेम देंगी रिटर्न स्टेटमेंट देंगी तो आप विदाउट आप ऑन मेरिट बेसिस पे आप डिसाइड नहीं करोगे इमीडिएटली क्योंकि अभी आपको एविडेंस भी लेने हैं तो यहाँ पर वहां पे मेंशन किया गया है कि बेसिकली टेक सच फर्दर एविडेंस आप जैसे कोई भी पार्टी है उसको सुनोगे आप उनकी जो स्टेटमेंट है वो आप रिसीव करोगे तो जितने भी एविडेंस वो लेके आ रहे हैं वो आप रिसीव करोगे और फर्दर एविडेंस भी आप जो है वो आप कह सकते हो किसी पार्टी को कि वो जो डॉक्यूमेंट या आप फर्दर एविडेंस आप लेके आओ एंड आप खुद डिसाइड करोगे कि भाई पॉसिबिलिटी है कि जिस दिन मैंने ऑर्डर पास किया है उस दिन आप ये डिसाइड कर सकते हो कि दोनों पार्टीज जो है कौन सी पार्टी पोजीशन में थी अगर आपको लगता है मेरे पास इतने एविडेंस हैं जिससे मैं ये डिसाइड कर सकूं कि भाई मुझे पता लग चुका है कि जब जिस दिन डिस्प्यूट राइज हुआ था उस दिन पार्टी ये वाली पोजीशन में थी तो आप फाइनली ऑर्डर पास कर सकते हो क्योंकि इस पार्टी को आप फर्दर रॉन्गफुली डिस्पोसेस नहीं कर सकते जब तक मैं इस केस को डिसाइड नहीं कर लेता प्रोवाइजो ने ऐड कर दिया है वहां पर provided that if it appears to the magistrate that any party has been forcefully or wrongfully dispossessed आपने ऑर्डर पास कर दिया आप किसी को डिस्पोसेस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर एविडेंस से ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि ये पार्टी थी इन पोजीशन में थी जिस दिन डिस्प्यूट हुआ है तो आपने ऑर्डर क्लियर कर दिया बट इन स्पाइट ऑफ दैट ऑर्डर अगर कोई पार्टी उस पार्टी को रिमूव कर देती है डिस्पोसेस करती है फोर्सफुली तो डेफिनेटली यहाँ पर बोर्ड लिखा है कितने समय में डिस्पोसेस कर दी थी मैजिस्ट्रेट को लगता है दैट एनी पार्टी हैज बीन फोर्सफुली और रॉन्गफुली डिस्पोसेस्ड विद इन 2 months नेक्स्ट बिफोर द डेट ऑन विच द रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर अदर इन्फॉर्मेशन वाज सीड बाय मैजिस्ट्रेट अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है जब मुझे इन्फॉर्मेशन दी गई थी पुलिस ऑफिसर द्वारा जब किसी पर्सन ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी इस डिस्प्यूट के रिगार्डिंग उससे पहले के जो 2 month हैं उस 2 month में इस पार्टी को जबरदस्ती उस जगह से डिस्पोसेस किया गया है तो डेफिनेटली आप उसको पोजीशन देंगे ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है तो वहां पर लिखा है जब द रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर अदर इन्फॉर्मेशन वाज रिसीव्ड बाय द मैजिस्ट्रेट और आफ्टर द डेट एंड बिफोर द डेट ऑफ हिज ऑर्डर तो ऑर्डर आफ्टर दैट जैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिली उससे 2 महीने पहले अगर किसी को डिस्पोसेस किया गया है जब जिस दिन आपको इन्फॉर्मेशन मिली उसके बाद जहां आपके फाइनल ऑर्डर से पहले अगर किसी पार्टी को डिस्पोसेस किया गया है तो आप वहां पे बोलेगा ही में ट्रीट द पार्टी सो डिस्पोसेस्ड कि आप ही पार्टी हो जो पोजीशन में हो तो आपको पोजीशन दिलाया जाएगा लाइक सेक्शन 6 स्पेसिफिकली फैक्ट में भी वहां पे मेंशन है कि भाई आप किसी पार्टी को आप इमीडिएटली जिसने डिस्पोसेस किया था आपको उस पोजीशन उसको देना ही होगा Surplus 5 क्या करिए है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिक्लूड एनी पार्टी सो रिक्वायर्ड टू अटेंड और अदर पर्सन इंटरेस्टेड इस 145 के नोटिस में अगर कोर्ट मैजिस्ट्रेट ने किसी 2 पार्टी को अगेंस्ट जो है वो नोटिस इशू किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई दूसरी पार्टी अपेयर नहीं हो सकती मैजिस्ट्रेट के सामने एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के सामने कोई भी पर्सन जिसका उसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व है वो अपेयर हो सकता है और वो अपने एविडेंस देगा कि सर मेरे साथ तो इसका कोई डिस्प्यूट ही नहीं है दीज पार्टीज हैव नो डिस्प्यूट विद मी ऑल्दो आई हैव इंटरेस्ट इन दैट लैंड ऑल्दो आई हैव इंटरेस्ट इन दैट वाटर तो अगर ये जो मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड होगा कि भाई ये तो बात सच्ची है कि इसके साथ इनका कोई डिस्प्यूट नहीं है उनसे भी पूछ लिया पार्टी से कि हाँ भी आप बताओ इनके साथ कोई डिस्प्यूट है तो अगर पार्टी ने कह दी सर इसके साथ कोई डिस्प्यूट नहीं डिस्प्यूट हमारा आपस में है तो डेफिनेटली ऑर्डर पास किया जाएगा उसके फेवर में कि भी आपके फेवर में ऑर्डर हो चुका है कि आपके साथ इनका कोई डिस्प्यूट नहीं है तो वहां पे वर्ड लिखा है जो 145 में ऑर्डर है उसको अमेंड किया जाएगा और कैंसिल किया जाएगा उस पर्सन के अगेंस्ट क्योंकि उस पर्सन की तो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है उसका तो इंटरेस्ट सेव किया जाएगा तो यहाँ पे बोर्ड लिखा है देयर शैल स्टेड उसके अगेंस्ट जो ऑर्डर पास किया था 145 के थर्ड पर्सन के अगेंस्ट उसको स्टे लगा दिया जाएगा एंड कैंसल्स ऑर्डर उसको फर्दर अमेंड भी किया जाता है तो फाइनल ऑर्डर जो है जब तक पास नहीं होता तब तक उसको उसके अगेंस्ट जो ऑर्डर है वो उसको स्टे किया जाएगा कौन सी पे किस पर्सन के अगेंस्ट थर्ड पर्सन के अगेंस्ट For fifth clause क्या कहती है कि if the magistrate decided one of the parties was or should under the proviso of sub clause 4 be treated as being in such possession अगर sub clause 4 में हमने डिसाइड कर लिया मैजिस्ट्रेट ने कि भाई ये पार्टी जिसको डिस्पोसेस्ड किया गया था एक्चुअल में ये उस वक्त पोजीशन में थी उस लैंड के that party was in possession of that land इसको फोर्सफुली डिस्पोसेस किया गया था तो वहां पे बोर्ड लिखा है he shall issue an order directing such party to be entitled to possession तो मैजिस्ट्रेट उसको इमीडिएटली उसको पोजीशन दे देगा देयर ऑफ अंटिल इलेक्टेड देयर फ्रॉम इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ तो जब तक ड्यू कोर्स ऑफ लॉ के थ्रू उसको डिस्पोसेस नहीं किया जाता तब तक जो मैजिस्ट्रेट उसको पोजीशन दे देगा तो ड्यू कोर्स ऑफ लॉ दैट मींस अकॉर्डिंग टू लॉ
आपको केस झगड़ना पड़ेगा, जब कोर्ट ने डिसाइड कर दिया तब उसको वेट करोगे, अदरवाइज आप उसको वेट कर ही नहीं सकते। इसका बी पॉइंट ये कह रहा है, ऑर्डर अंडर दिस सब्सेक्शन शैल बी सर्व्ड एंड पब्लिश्ड इन द मैनर। उसके बाद जो आपने ऑर्डर पास किया है कि भाई इस पार्टी को पोजेशन हमने दे दिया है, तो दैट मीन्स उस ऑर्डर को आप जो है वो पब्लिश करोगे, और दूसरी पार्टी उसको, जैसे हमने समन इशू किए थे, उस पार्टी को हम लोग ऑर्डर भी इशू करेंगे। 7th क्लॉज क्या कहते हैं कि व्हेन एनी पार्टी टू द प्रोसीड एनी सच प्रोसीडिंग डाइज, दोनों पार्ट अगर कोई भी पार्टीज आफ्टर दिस प्रोसीडिंग, अगर किसी ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग अगर किसी पार्टी की डेथ हो जाती है, तो डेफिनेटली इसका मतलब ये नहीं कि केस का डिस्प्यूट खत्म हो गया, डिस्प्यूट तो एज इट ही है, तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको हम लोग इन्वॉल्व कर देंगे, उसको हम लोग पार्टी बना लेंगे। लॉ कहता है कि अगर हमें ये नहीं पता कि कौन सा पर्सन लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, तो यहाँ पर इस क्लॉज में मेंशन किया गया कि वो सभी पर्सन जिसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, कि जो कहते हैं कि हम लोग लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, उन सभी को पार्टी आप बना लोगे, ये 7th क्लॉज में मेंशन किया गया है। 8th क्लॉज क्या कहती है, द मैजिस्ट्रेट इज द ओपिनियन कि कोई ऐसी क्रॉप या ऐसा प्रोड्यूस है जो लैंड द्वारा, लाइक कोई क्रॉप्स हो, कोई भी हो गया, वो सब्जेक्ट टू जो है बेसिकली डिस्प्यूट प्रोसीडिंग दिस सेक्शन पेंडिंग बिफोर हिम इज सब्जेक्ट टू स्पीडी एंड नेचुरल डिके। वो जल्दी खराब होने वाली चीज है, लाइक वेजिटेबल्स हो गए, क्रॉप्स हो गई, हमें पता है कि वो ज्यादा टाइम नहीं रह सकती, तो ऑर्डर पास किया जाएगा इमीडिएटली कि उन प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो स्पीडी और नेचुरल डिके वाली हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग उसकी कस्टडी, उसको किसी के गोदाम में रखने के लिए ऑर्डर भी पास कर सकते हैं, और डेफिनेटली उसके रिगार्डिंग उसको कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, उसकी सेल प्रोसीड को लेके हम लोग कहाँ पर जमा कराएंगे, उसको ऐड करेंगे। लाइक हमने इजीली हमने ऑर्डर पास करेंगे, जो वेजिटेबल्स हैं ये खराब हो जाएगी, इसको फटाफट सेल कर दो, जो सेल प्रोसीड होगी उसको बैंक में जमा कराया जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग जब जिसके फेवर में फाइनल ऑर्डर होगा उसको हम लोग वो सेल प्रोसीड हम लोग कैश उसको दे देंगे। तो ये मेंशन बिल्कुल किया गया है। देन वी हैव अ 9th क्लॉज, इट सेज दैट द मैजिस्ट्रेट विल थिंक फिट एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन, किसी भी विटनेस को वो समन कर सकती हैं, वो कह सकती है कि आप अटेंड करो मेरी कोर्ट को, मेरे ऑफिस को, और प्रोड्यूस करो ये डॉक्यूमेंट, वट एवर जो एविडेंस है वो प्रोड्यूस करो। 10th क्लॉज, इट सेज दैट 107 का जो सेक्शन है वो इंडिपेंडेंट सेक्शन है, उसमें ये सेक्शन इंटरफेयर नहीं करता, उसमें फर्दर पावर्स है, आप उसमें बेल बॉन्ड किसी भी पर्सन से आप ले सकते हो, पार्टी से ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मेंशन किया कि पीस अगर डेफिनेटली ब्रीच होगी तो आप बेल बॉन्ड लोगे कि भैया आप हमें बेल बॉन्ड दो कि आप पीस को डिस्ट्रॉय नहीं करोगे फर्दर सोसाइटी में, तो ये इंपॉर्टेंट था। देन वी हैव सेक्शन 146, इट सेज दैट द पावर टू अटैच सब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट ऑफ हियर, द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ डिस्प्यूट एंड टू पॉइंट रिसीवर। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, मैजिस्ट्रेट के एट एनी टाइम जब सब क्लॉज 1 में हमने 145 में ऑर्डर पास कर दिया किसी पार्टी के रिगार्डिंग, हमने इशू कर दिया समन, तो अगर लगता है कि इमरजेंसी सिचुएशंस पैदा हो चुकी है, और इफ इट डिसाइड दैट नन ऑफ द पार्टीज वाज देन इन सच पोजीशन, अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि भाई इन दोनों में से कोई भी पार्टी पोजीशन में थी नहीं जब डिस्प्यूट राइज हुआ, या फिर और इफ इज अनेबल टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ, या मैजिस्ट्रेट खुद को सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा कि भाई इन दोनों में से कौन सी पार्टी जो थी वो इन पोजीशन में थी, क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसा एविडेंस मेरे पास सामने नहीं है कि हम मैं यहाँ जहाँ से ये डिसाइड कर सकूँ कि भाई ये पार्टी पोजीशन थी या ये पार्टी पोजीशन में थी, तो वी हैव नो एविडेंस, या फिर हमारे पास जो एविडेंस हैं वो सफिशिएंट नहीं है जिसे हम ये प्रूव कर सके कि हम लोग डिसाइड कर सकते कि यहाँ पर कौन सी पार्टी पोजीशन में थी। तो या अगर हम डिसाइड नहीं करते तो डेफिनेटली जो वो ऑर्डर है, वो पार्टी जो है वो कोर्ट ऑर्डर पास कर सकता है, देन इन सच पोजीशन ऑफ डिस्प्यूट ही मे अटैच द सब्जेक्ट। तो डेफिनेटली वो किसी जो सब्जेक्ट है प्रॉपर्टी उसको हम लोग खाली तो छोड़ नहीं सकते, जो कि डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है तो उसको हम लोग अटैच कर देंगे, और जब वो अटैच कर देंगे तो डेफिनेटली वो जो गवर्नमेंट के अधीन वो आ जाता है, मैजिस्ट्रेट के अंडर वो सारी प्रॉपर्टी आ जाएगी, तो उसके रिगार्डिंग प्रोवाइजो में वहाँ पे बोर्ड लिखा कि अगर कोर्ट मैजिस्ट्रेट ने उसको अटैच भी कर दिया तो वो अपनी अटैचमेंट विड्रॉ भी कर सकता है एट एनी टाइम। अगर उसको लगता है कि हाँ भी अब सिचुएशंस हैंडल हो चुकी है, अब डिस्प्यूट नहीं रहा पार्टीज में, अब ब्रीच ऑफ पीस नहीं होगी, तो वो अपना जो ऑर्डर है अटैचमेंट का वो वापस भी ले सकती है। लेकिन सब क्लॉज 2 में वहाँ पे मेंशन किया है कि अगर मैजिस्ट्रेट ने उस सब्जेक्ट को अटैच कर दिया, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया, ही में इफ नो रिसीवर इज अपॉइंटेड बाय द सिविल कोर्ट, अगर किसी सिविल कोर्ट ने उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई रिसीवर अपॉइंट नहीं किया, तो मैजिस्ट्रेट खुद ऑर्डर पास कर देगा और एक रिसीवर अपॉइंट कर देगा, हु शैल सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द मैजिस्ट्रेट, और जो रिसीवर होगा वो मैजिस्ट्रेट के कंट्रोल के अंडर रहकर उस प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा। प्रोवाइजो ऐड कर दी that in the event of the receiver being subsequently appointed, अगर किसी like suppose सिविल कोर्ट ने अपॉइंट नहीं किया, आपने अपॉइंट कर दिया, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने अपॉइंट कर दिया, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने अपॉइंट करने के बाद उसके बाद अगर सिविल कोर्ट अपॉइंट करती है रिसीवर,
तो मैजिस्ट्रेट द्वारा जो रिसीवर होगा वो उसको विड्रॉ कर लेगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, उसको वो डिस्चार्ज कर देगा, उसको अपना ऑर्डर उसको वापस ले लेगा। और उसके अगेंस्ट जो है वो अदर जो मैजिस्ट्रेट है वो कोई इंसिडेंटल या कॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑर्डर है वो भी पास कर सकता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इमल प्रॉपर्टी। तो डिस्प्यूट को फर्दर रोकने के लिए कोई भी ऑर्डर पास किया जाता है। देन सेक्शन 147 इट डील्स विद द डिस्प्यूट कंसर्निंग राइट ऑफ द यूज ऑफ लैंड और वाटर। भाई किसका राइट है उस लैंड को यूज करने का, किसका राइट है उस वाटर को यूज करने का। अब यूज के अकॉर्डिंग उसको डिस्प्यूट है कि किसका राइट है उसको यूज करने का। राइट तो पता है प्रॉपर्टी मेरी है, अब हो सकता है कि भाई उसका जो हमने राइट दो उसको यूज करने का जो राइट था, टर्म थी पानी लगाने की, हमारे खेतों में जो पानी लगाने की जो बारी थी वो उसकी जगह मेरी है। अब इसको लेकर डिस्प्यूट हो गया। तो 147 में बिल्कुल क्लियर है, राइट। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड हो गया, पुलिस रिपोर्ट से या अदर इंफॉर्मेशन देगी अगर मैजिस्ट्रेट को कि अगर उसको सेटिस्फैक्शन हो गई कि यहाँ पर डिस्प्यूट एक्चुअल में राइज हो चुका है, जिससे पब्लिक जो पीस है वो बेसिकली वो ब्रीच हो चुकी है। तो जो डिस्प्यूट राइज हो चुका है लैंड और वाटर को लेके, उनकी यूज को लेके, वो जो लैंड और वाटर का जो यूज के लिए है वो उसके रिगार्डिंग जो पार्टीज है वो चाहे ईजमेंटरी राइट क्लेम कर रही हैं जहाँ अदर, क्योंकि ईजमेंटरी राइट भी क्लेम कर सकती है ना, क्योंकि उसको राइट को यूज करने का अधिकार तो ईजमेंटरी राइट ही है। तो चाहे वो ईजमेंटरी राइट है या अदरवाइज राइट है, ही शैल मेक एन ऑर्डर इन राइटिंग, अपने ग्राउंड्स मेंशन करेगा और दोनों पार्टी जो डिस्प्यूट में पार्टीज है उनको ऑर्डर करेगा कि भाई आप मेरी कोर्ट में अपेयर हो जाओ और मेरी ऑफिस में इस दिन इस टाइम अपेयर हो आपको होना पड़ेगा। और उसके रिगार्डिंग डेफिनेटली एज यूजुअल जो वो ऑर्डर्स होंगे 147 के अंडर वो एज ए समन जैसे हम लोग डिलीवर करते हैं पार्टीज को, हम लोग समन के अकॉर्डिंग डिलीवर कर देंगे। सब क्लॉज 2 सेज द मैजिस्ट्रेट देन परस्यू द स्टेटमेंट। दोनों पार्टीज जब ऑफिस को अटेंड करेंगे उसके एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के, तो डेफिनेटली उनकी दोनों की स्टेटमेंट लेंगे और एविडेंस लेंगे, फर्दर एविडेंस भी हम ले सकते हैं। और इफ पॉसिबल अगर आपको लगता है कि ये जो एविडेंस है वो सफिशिएंट है जिसे मैं ये डिसाइड कर दूं कि भाई इस पार्टी का राइट है यूज करने का, आपका नहीं है, तो वो ऑर्डर पास कर देगा। Subclause 3 says that if it appears to such magistrate that such right exists, अगर आपको ये क्लियर हो गया कि ये राइट एग्जिस्ट कर रहा है तो डेफिनेटली दूसरी पार्टी को आप प्रोबेबिलिटी करोगे ना कि आप इसके यूज में आप इंटरफेयर मत करो, आपको ऑब्स्ट्रक्ट किया जाएगा। तो अगर आप उसकी वायलेशन करोगे तो 188 के रिगार्डिंग आपके ऊपर चार्ज भी लगेगा, एफआईआर भी रजिस्टर हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट है। पर लेकिन प्रोवाइजो ऐड कर दी, नोट सच ऑर्डर शैल बी मेड with right is accessible at all times of the year। अगर किसी पार्टी ने पूरे साल उसको राइट को यूज किया है और जब आपको इन्फॉर्मेशन मिली है पुलिस द्वारा, जहाँ किसी पर्सन ने आपको मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन दी है, उससे 3 मंथ पहले आपने वो राइट यूज किया था, तो एविडेंस थे ना आपके पास, तभी तो आपको मैजिस्ट्रेट को पता लगेगा हम ये पार्टी जो है वो इन पोजीशन थी, इस पार्टी के पास राइट है उसको यूज करने का, तभी तो आपको आपके फेवर में ऑर्डर सुनाएगा। तो ये ऑर्डर तभी सुनाएगा जब आप पूरे साल उसको जो है बेसिकली आपने वो इसको एंजॉय किया है। और वहां पे वो लिखा है नेक्स्ट बिफोर द रिसिप्ट ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर, तो ये नेक्स्ट 3 मंथ से पहले वर्ड यूज किया गया है। तो जैसे ही उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है उससे 3 मंथ पहले आपने वो राइट यूज किया था, राइट। तो या फिर ये भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ आपको पर्टिकुलर सीजन में आपने वो एंजॉय किया राइट, या पर्टिकुलरली ओकेजन में या 6 मंथ या अपने उस ओकेजन में आपने वो राइट यूज किया है, तो अनलेस द राइट हैज बीन एक्सरसाइज्ड ड्यूरिंग द लास्ट ऑफ सच सेशन, जब तक आपने उस राइट को यूज नहीं किया तब तक आपके फेवर में ऑर्डर, आपके अगेंस्ट ऑर्डर हो ही नहीं सकता, आपके फेवर में ऑर्डर नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली कोर्ट ऑर्डर तभी सुनाएगी जब एक्चुअल में एविडेंस होंगे कि डेफिनेटली इस पर्सन ने यूज किया है उस लैंड को, उस वाटर को, तभी आपके फेवर में सुनाया जाएगा ऑर्डर और दूसरे पर्सन को ऑब्स्ट्रक्ट किया जाएगा, प्रिवेंट किया जाएगा, आप इसकी यूज की पावर में इंटरफेयर नहीं कर सकते। Subclause 4 says that when in any proceeding commenced under subsection 145, अगर 140 में जो प्रोसीडिंग जो कमेंस हुई थी, अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि जो डिस्प्यूट है बेसिकली वो राइट ऑफ यूज ऑफ लैंड और वाटर को लेके है, तो वो 145 को छोड़ के 147 में जो है उसकी जो है वो प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट कर देगा। लेकिन जो 145 जो इस सेक्शंस में जो प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी हैं, अगर उसमें मैजिस्ट्रेट को लगता है कि भाई इसकी जो प्रोसीडिंग 145 में स्टार्ट होनी चाहिए थी, मैंने गलत स्टार्ट कर दी, तो डेफिनेटली आप एट एनी टाइम जो 145 में के अंदर वो अपनी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। देन एंड लास्ट सेक्शन इट इज अ लोकल इंक्वायरी। मैजिस्ट्रेट के पास बहुत पावर है, वो डीएम जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वो कमिश्नर भी अपॉइंट कर सकते हैं कि आप लोग किसी एडवोकेट को भी हायर कर सकते हैं कि आप लोकल इंक्वायरी करके आओ, हमें ये बताओ कि अपनी रिपोर्ट में कि किस पार्टी का राइट है उसको यूज करने का, और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो डेफिनेटली यहाँ पर मेंशन किया गया है दैट व्हेनेवर अ लोकल इंक्वायरी इज नेसेसरी, तो डीएम जो है वो जस्ट एसडीएम वो डिप्यूट कर सकते हैं, अपने मैजिस्ट्रेट को भी डिप्यूट कर सकते हैं कि भाई आप इसकी इंक्वायरी करो।
और उसको इसके लिए फर्दर इंस्ट्रक्शंस देनी होंगी रिटर्न में, और आपको प्रॉपर देना होगा कि हमें भी इस प्लेस की इंक्वायरी करनी है, क्या करनी है इंक्वायरी, आपको प्रॉपर बताना होगा उस मैजिस्ट्रेट को। उसके जो एक्सपेंसेस होंगे वो कौन सी पार्टी पे करेगी ये भी आपको डिसाइड करना है। द रिपोर्ट ऑफ द पर्सन सो डिस्प्यूटेड, जब जो वो मैजिस्ट्रेट होगा जो अपनी रिपोर्ट जो सबमिट करेगा वो एज ए एविडेंस माने जाएंगे। थर्ड क्लॉज सेज कि व्हेन एनी कॉस्ट हैज बीन इनकर्ड, किसी पार्टी ने लाइक जहाँ मैजिस्ट्रेट ने वो अपनी जेब से वो खर्चा किया है, तो वो मैजिस्ट्रेट जो है फाइनल डिसीजन जब देगा तो ये भी डिसाइड करेगा कि किस पार्टी को वो कॉस्ट पे करनी होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। दीज सेक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज द मेन पॉइंट ऑफ व्यू। तो स्टूडेंट्स ये जो 148 तक मैंने आपको आज हमने कंप्लीट कर दिया है। इन केस ऑफ एनी डाउट, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, आप डिस्कस कर लेना आपस में, या कमेंट कर देना, लाइक मैसेज कर देना, ड्रॉप मैसेज बॉक्स में आप ड्रॉप कर देना, हम लोग रिप्लाई कर देंगे, राइट। तो थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।